दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बहुत दिनों के बाद फिर बात करेंगे एक बार अमर नायक की। मुंबई अंडरवर्ल्ड का ऐसा करैक्टर जिसके बारे में जितनी स्टडी करते जाओ उतनी नई बातें निकल के सामने आती हैं। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड में दो किस्म की खबरें सामने आती हैं। एक सुनी सुनाई बातें जो उनके करीबी, उनको जानने पहचानने वाले रिश्तेदार या वो लोग जिन्होंने कभी उनके साथ काम किया होता था, लेकिन फिर ले देकर वह सब बातें सुनी सुनाई ही होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनका एक पैरेलल इतिहास भी चलता है जो उस समय के अखबारों की सुर्खियों में कैद रहता है। जो खबरें उन दिनों में छपी अलग अलग वृत्तपत्रों में, मराठी में अखबार को वृत्तपत्र कह देते हैं, ज़्यादा खबरें मुंबई अंडरवर्ल्ड की लोकल मराठी भाषा के अखबारों में छपी और उनके बहुत अच्छे रिपोर्टर हुआ करते थे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको। आज के दिन में भी अगर सबसे ज़्यादा अंडरवर्ल्ड का इतिहास जो है तारीख वाइज, डेट वाइज किसी के पास है तो वो हमारे मित्र प्रभाकर पवार के पास है। उसने किताबें भी लिखी हैं, मेरा छोटे भाई जैसा है। कई बार मुझे हेल्प चाहिए होती है तो मैं उसको फ़ोन भी करता हूँ। इसी किस्म की मेहनत हमारे सहयोगी संदेश कई महीनों से कर रहा है, ख़ास तौर पे अमर नायक के ऊपर। और जो सेंट्रल मुंबई के जो गैंगस्टर हुए हैं, अरुण गवली, अमर नायक, रामा नायक, ये सारा पूरा BRA गैंग, ये पूरा जो लाल बाग, परेल, अगरीपाड़ा, बॉम्बे सेंट्रल, इस किस्म का एरिया, क्योंकि संदेश बहुत साल उसी एरिया में रहा भी है, उसके रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं और उसको पढ़ने का बहुत शौक है। वो अलग-अलग लाइब्रेरीज में जाके स्टडी करता रहता है। दोस्तों, मुंबई की एक अच्छी बात यह है, आप मुंबई का अंडरवर्ल्ड तो जानते हो, लेकिन मुंबई की जो पढ़ने लिखने की लोगों की आदत है वो बहुत अच्छी है। आज भी लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग लाइब्रेरीज में जाके पढ़ते हैं। जो पढ़ने लिखने का रुझान देश में ख़त्म होता जा रहा है वो आज भी मुंबई में जिंदा है। हर एरिया में छोटी बड़ी लाइब्रेरी है, कमाल की बात है, और उनमें लोग लगातार जाते हैं और आज भी जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज उस इलाके की जो हैं उनमें संदेश जाता रहता है, स्टडी करता है। कोई बड़ा काम कर रहा है, मैं पूछता नहीं और वो बताता नहीं, ये उसका पर्सनल काम है, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता। जब कभी मुझे ज़रूरत होती है तो उसकी मदद ले लेता हूँ, ये उसकी मेहरबानी है, वो बात कर लेता है और काम कर लेता है। तो उसने अपनी स्टडी से जो अमर नायक के बारे में नए खुलासे किए हैं, जिनसे सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि अमर नायक का पहला मर्डर कौन सा था, किस कत्ल के बाद अमर नायक लाइमलाइट में आता है, और उसके बाद शिवसेना लीडर छगन भुजबल के साथ उसकी क्या नज़दीकियाँ थी, शिवसेना के नज़दीक कैसे आया। तीसरी बात, क्या हांगकांग में दाऊद या उसके साथियों के साथ अमर नायक की मीटिंग हुई थी, वो किस लिए हुई थी। और चौथी बहुत इम्पोर्टेंट बात, कहा जाता है कि अमर नायक ने एक इम्पोर्टेड गाड़ी मंगवाई थी, विदेशी कार कहीं से, जो कहा जाता है कि बुलेट प्रूफ थी, लेकिन थी छोटी, बड़ी गाड़ी नहीं थी जो लोगों की निगाह में आए। छोटे साइज की एक गाड़ी मंगवाई थी और उसके एनकाउंटर के बाद वो गाड़ी आज तक मिली नहीं, कहाँ गई किसी को पता नहीं, कौन ले गया। महंगी गाड़ी थी, अच्छी गाड़ी थी, किसी और के नाम पे मंगाई होगी, अपने नाम पे तो उसने मंगवाई नहीं होगी। तो जिस आदमी के नाम पे मंगवाई थी या तो वो ले गया या कुछ और बड़े लोग ले गए। खैर,
ये सब बातें आज की इस बातचीत में, हमारी बातचीत में संदेश ने बताई हैं। अमर नायक को लेके दाऊद गैंग के साथ कैसे दुश्मनियाँ हुई, कैसे गैंग काम करते थे, कहाँ शरण लेते थे, कैसे रहते थे, कुछ बहुत अच्छी बातें हुई हैं, वो आप सुनिए। उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे इसका पूरा जो नट शेल निकलता है वो क्या निकलता है। चलो चलते हैं मुंबई में संदेश के पास। हाँ जी संदेश, कैसे हो? बस बस ठीक, बढ़िया हूँ सर। आप कैसे? वाह, बढ़िया बढ़िया। तो आज वो जो आपने बहुत काम किया है अमर नायक को लेकर, तो जी जरा हमारे सुनने वालों को एक एक करके प्यार से जरा सब डिटेल, पिछले 3-4 महीने आपने जो लाइब्रेरी में बैठ के लोगों को मिलके जानकारी निकाली है, वो जी जरा बताइए एक एक करके सबको। जी। एक्चुअली इसकी शुरुआत कहाँ से है सर? अमर नाइक की जो फैमिली है ना, हाँ जी। वो नासिक से माइग्रेट होके मुंबई आई थी। ओके। हाँ। और मुंबई वो किसके जान पहचान से आए थे? तो अमर नाइक के जो मामा थे, हाँ। वो भाईकला लाल विटाची चाल में रहते थे। ओके। तो उनकी जान पहचान होने के कारण उसकी फैमिली मुंबई आ गई थी। तो कुछ दिनों तक अमर नाइक, अश्विन नाइक, ये सब फैमिली लाल विटाची चाल में रहते थे। ओके। बाद में अमर नाइक के पिता ने क्या किया, दादर का जो छबिल दास हाई स्कूल का एरिया है ना, हाँ जी। वहाँ पे शिफ्ट हो गए रहने के लिए। ओके। और वहाँ पे वो अपना सब्जी मार्केट में सब्जी भाजी का बिजनेस अपना करते थे। ओके। तो वो छबिल दास का जो एरिया है, वहाँ पे आइडियल बुक स्टोर है उस गली में। हाँ। तो उस इलाके में अमर नायक अपनी छोटी मोटी गुंडागर्दी करता था लोकल लेवल पे। ओके। लेकिन जब सब्जी मार्केट में हफ्ता वसूली को लेके ना उसका झगड़ा हो गया था वही के एक लोकल गुंडे संतोष सावंत उर्फ पोते से। ओके। तो पोते से उसका झगड़ा होने के बाद ना, झगड़ा जब बढ़ गया तो पोते ने क्या किया, वहां की जो लोकल पुलिस थी उनके जरिए अमर नाइक को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हम अपने दर्शकों को बता दिए कि 2 पोतिया थे, एक दूसरा पोतिया भी था, एक ये था। एक दूसरा जो पोता था ना, वो उसका नाम सुहास भाटकर था, वो मने सुरवे की दुश्मनी थी उसके साथ। हाँ हाँ। और ये जो पोते है जो अमर नाइक का दुश्मन था, ओके, उसका ठीक नाम है। है संतोष सावंत। ठीक है। तो वो संतोष सावंत पोते ने क्या किया, अमर नाइक को प्रेशराइज करने के लिए लोकल पुलिस की हेल्प लेना शुरू कर दिया। ओके। अब उसको बदला लेने के लिए अमर नाइक ने क्या किया कि पोते के मटके के जो अड्डे थे हाँ। उनको लूटना शुरू कर दिया। ओके। अब उनको लूटने का तरीका ये होता था कि अमर नाइक के लोग टैक्सियों में जाते थे और टैक्सी की जो नंबर प्लेट होती है ना, हाँ। उसको कपड़े से ढक देते थे। ओके। अच्छा, तो इन दोनों की, पोते और अमर नाइक की ये जो लड़ाई चली ना, इसमें अमर नाइक को डराने या धमकाने के लिए वो संतोष सावंत पोते ने अमर के छोटे भाई अश्विन नाइक को किडनैप कर लिया। ओके। कि अगर इसके छोटे भाई को किडनैप करके अपने कब्जे में रख लूंगा तो ये सीधा हो जाएगा। ओके। अब अश्विन नाइक पहले से स्मार्ट था, उसको इस बात का एहसास था कि मैं जितने ज्यादा दिन पोते के कब्जे में रहूंगा उतना हाँ। मेरा भाई मजबूर हो जाएगा पोते के पास सरेंडर करने के लिए। ओके। तो अश्विन नाइक खुद अपना दिमाग लगा के वो पोते के कब्जे से छूट के भाग गया ओके। किडनैपिंग से। ये बात हो गई। इसके बाद क्या हुआ, ये जो मटके के अड्डे लूटता था ना अमर नाइक, हाँ। इसी सिलसिले में एक मटके के अड्डे पे उसके वहां के लोगों के साथ छीना झपटी मारा मारी हो गई। ओके। तो उस छीना झपटी में वहां पे एक आदमी था जिसका नाम था दिलीप प्रभु। ओके। तो दिलीप प्रभु मारा गया, उसका मर्डर हो गया। ये सब पुराने अखबारों में खबरें छपी हुई हैं सब, जी जो जी जो आपने स्टडी की हैं सब। जी जी जी। ओके। तो वो दिलीप प्रभु जब मारा गया ना, तो उस केस में अमर नाइक वांटेड हो गया। ओके। वांटेड होने के बाद क्या हुआ, ये 144 टेनामेंट जो है आर्थर रोड नाका पे, हाँ। वहां पे अमर नाइक का एक दोस्त रहता था। ओके। तो अमर नाइक वो दिलीप प्रभु मर्डर केस में जितने दिन वांटेड रहा ना, हाँ। उतने दिन वो उस दोस्त के पास 144 टेनामेंट में छुपा हुआ था। ओके। हाँ। तो जब वो केस में जमानत हो गई, वो केस से बाहर आ गया, तो उसने 144 टेनामेंट में अमर नाइक ने अपना अड्डा बना लिया हाँ। परमानेंटली। तो अड्डा बनाने के बाद उसने क्या किया, वहां पे गैंग के लोगों को छुपने के लिए जगह बनाना, उसके बाद हथियार छुपाने की जगह बनाना, इस तरह का अरेंजमेंट उसने 144 टेनामेंट के अंदर करना शुरू कर दिया। ओके। अच्छा, 144 टेनामेंट में शिफ्ट होने के बाद इसका जो गैंग डेवलप हुआ ना, हाँ। उसमें कुछ लोग वो दादर का छबिल दास एरिया है ना, वहां से आए हुए थे।
ओके। कुछ लोग वो थे जो मार्केट में दादर भाजी मार्केट में इसके साथ रहते थे। हाँ। कुछ लोग वही थे मतलब थोड़े बहुत लोग 144 टेनामेंट के थे। ओके। ऐसे इनका गैंग वहां पे डेवलप हुआ। ओके। तो बाद में अच्छा, इनके गैंग का जो इनकम सोर्स था वो ये था कि 144 टेनामेंट में आने के बाद अपना अलंकार सिनेमा है ना, वीपी रोड, हाँ। वहां पे अरविंद ढोलकिया की ऑफिस हुआ करती थी। हाँ। तो अमर नाइक से जुड़े हुए लड़के वो अरविंद ढोलकिया के ऑफिस के नीचे प्रोटेक्शन देने का काम करते थे, वहां खड़े रहते थे। ओके। तो ये एक इनका इनकम सोर्स हो गया अमर नाइक गैंग का। दूसरा, वहाँ साउथ बॉम्बे में जो रॉक्सी, गंगा जमुना, इस किस्म के थिएटर थे, हाँ। वहां पे टिकट ब्लैक भी करवाता था शुरुआत में। ओपेरा हाउस पे। हाँ। हाँ, ओपेरा हाउस पे। ओके। ये ये एक इनकम सोर्स हो गया। अच्छा, अमर नाइक क्या है, वो अरविंद ढोलकिया के लिए जब काम करने लगा ना, हाँ। अब अरविंद ढोलकिया भी स्मगलिंग करवाता था। बिल्कुल। तो अमर नाइक की पहचान उसी जरिए स्मगलर लालू भाई से और कुमार पिल्लई से हो गई थी। ओके। लालू भाई जो स्मगलर था। हाँ। हाँ। तो जैसे रशीद अरबक ने दाऊद या साबिर को स्मगलिंग के धंधे में उतारा था, जैसे स्मगलिंग सिखाई थी ना, हाँ। सेम वही काम अमर नाइक के लिए लालू भाई किया करता था। ओके। स्मगलिंग फाइनेंस भी कराता था और सिखाता भी था अमर को। हाँ। हाँ। तो इसके बाद क्या हुआ, अपने उल्लासनगर में इसकी दुश्मनी चल रही थी पप्पू कलानी और गोपाल रजवानी की। हाँ। तो लालू भाई जो स्मगलर था ना, वो गोपाल रजवानी को भी स्मगलिंग में मदद करता था। ओके। तो पप्पू कलानी ने अपनी दुश्मनी गोपाल रजवानी से निकालने के लिए वो लालू भाई का मर्डर करवा दिया सन एंड सैंड होटल में, जुहू में। हाँ। ये 89 की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ। हाँ। तो इसको लालू भाई को सन एंड सैंड होटल में मारने वाले जो लोग थे ना, हाँ। वो डी कंपनी के लोग थे। ओके। तो अमर नाइक और डी कंपनी की जो बाद में दुश्मनी हुई, इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है हाँ। कि लालू भाई का जो मर्डर हुआ वो। बिल्कुल। और एक डी कंपनी से जुड़ी हुई बात है, 1981 में पठान गैंग ने जब साबिर का कत्ल कर दिया ना, हाँ। तो दाऊद कहीं ना कहीं शेल्टर ढूंढ रहा था, पनाह ढूंढ रहा था पठान गैंग से अपने आप को बचाने के लिए। तो वो अपना आर्थर रोड नाके पे जो पेट्रोल पंप है ना, तो ये 1981 में जब साबिर का कत्ल कर दिया ना पठान गैंग ने, हाँ। तो दाऊद इब्राहिम मतलब हर जगह पे शेल्टर ढूंढता हुआ फिर रहा था अपने आप को पठान गैंग से बचाने के लिए। ठीक है। तो उसी सिलसिले में वो जो आर्थर रोड नाका पे जो पेट्रोल पंप है, हाँ। वहां पे वो रमेश बोगले के साथ उसने दाऊद इब्राहिम ने मीटिंग की थी, ओके। ये कहने के लिए कि पठान गैंग से बचने के लिए मुझे 144 टूर्नामेंट में पनाह लेनी है। ओके। तो रमेश भोगले ने वहां पे तुरंत उसको कोई डिसीजन नहीं दिया था। रमेश भोगले ने उससे कहा था दाऊद से कि मैं अमर से बात करके तुमको बताता हूँ। ठीक है। लेकिन अमर नाइक ने बाद में मना कर दिया उसको पनाह देने से, दाऊद को। ओके। उसके बाद वो दाऊद इब्राहिम रमा नाइक के पास लाल बेटा की चाल में चला गया ओके। पनाह लेने के लिए, और कई दिनों तक वहां पे रहा भी। ठीक है। ये एक बात है। अच्छा, उस टाइम के जो पुराने न्यूज़पेपर है ना सर, हाँ। उसमें एक बात ये भी आई थी मेरे पढ़ने में कि दाऊद इब्राहिम कंपनी का जो सिंगापुर में स्मगलिंग चैनल या स्मगलिंग रूट जो था, हाँ। वो अमर नाइक को देने के लिए दाऊद इन लोगों की सिंगापुर में मीटिंग भी हुई थी। ओके, डी, ऑफर डी, किया था इसको। हाँ, डी कंपनी के कुछ लोगों की और अमर नाइक के लोगों की। हाँ। लेकिन वो लालू भाई का मर्डर वगैरह हो गया ना सर, हाँ। उसके बाद इनकी दुश्मनी चालू हो गई। तो डी कंपनी और अमर नाइक में उसकी वजह से गैंग वॉर हो गया। तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ, ये जैसे लालू भाई के मरने के बाद अमर नाइक की स्मगलिंग एक्टिविटी अपने आप कम हो गई थी। हाँ। तो ये लोग एक्सटोर्शन पे फोकस करते थे। तो तारदेव में अमर नाइक का एक आदमी था जो एक्सटोर्शन का काम करता था, हाँ। जिसका नाम था फ्रांसिस डिसूजा। हाँ। तो सुनील सावंत के शूटर्स ने सबसे पहले उसको तारदेव में मार दिया। ओके। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले आपने जिस दूसरे वाले पोते की बात की ना, सुहास भाटकर की, हाँ। उसी का भाई था सुधीर नारायण। ओके। वो अमर नाइक के लिए काम करता था, वो भी डी कंपनी की तरफ से दादर में मारा गया। ओके। हाँ। उसके बाद अश्विन नायक जब एयरपोर्ट से, वो सांता क्रूज एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगा, तब छोटा राजन के लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। हाँ। हाँ। रमेश भोगले ब्रेन माना जाता था अमर नाइक गैंग का, उसके ऊपर 2 बार हमला हुआ, दूसरी बार में वो मारा गया 144 टूर्नामेंट के अंदर। हाँ। उसमें भी सुनील सावंत साउथ खुद मौजूद था।
तो ये ऐसे इनकी गैंग वॉर चली। दूसरी एक बात ये है कि अमर नाईक जो पॉलिटिक्स से जुड़ा या फिर शिवसेना से जुड़ा ना, हाँ, उसकी कहानी ये है सर कि 1985 में बीएमसी के इलेक्शन थे, ओके तो उसमें रुस्तम नाम का कोई एक पारसी कैंडिडेट एज ए इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था। ओके तो उसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उसने अपना कैंपेन चलाने के लिए, प्रचार करवाने के लिए अमर नाईक से मदद मांगी ओके और बदले में उसने अमर नाईक को एक बड़ा अमाउंट ऑफर किया और दिया भी। ओके लेकिन उस इलेक्शन में वो पारसी कैंडिडेट रुस्तम हार गया और 1985 में उस साल छगन भुजबल मेयर बने थे शिवसेना पार्टी की तरफ से। हाँ तो उसके बाद अमर को यह एहसास हुआ कि अगर मैं शिवसेना के लिए काम करूंगा तो मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट भी रहेगा गैंग को और इनकम भी होती रहेगी। ठीक है ऐसे वो शिवसेना से जुड़ा हुआ था। ओके और आखिरी बात सर उसके एनकाउंटर से जुड़ी हुई है। उसमें क्या है कि उसके एनकाउंटर से एक हफ्ता पहले, मतलब अगस्त के पहले हफ्ते में, हाँ 1996 अगस्त के पहले हफ्ते में क्या हुआ था, ये जो नवाकाल न्यूज़पेपर है ना, हाँ उसमें 8 कॉलम की एक न्यूज छपी थी। ओके उस न्यूज का हेडलाइन ये था कि अमर नाइक मुंबई में ही मौजूद है ओके या फिर देखा गया है। वो एक दुकान पे वड़ा पाव खाता है तो दूसरे दुकान पे जूस पीता हुआ देखा गया। ओके इस किस्म की हेडलाइन थी उसके एनकाउंटर से एक हफ्ता पहले। ओके और उसके एनकाउंटर के बाद एक चर्चा ये भी हुआ कि उसने इंडिया लौटने के साथ साथ कोई एक बाहर से इंपोर्टेड गाड़ी लेके आया था, कार, ओके शायद बुलेट प्रूफ किस्म की थी या क्या थी पता नहीं। तो एनकाउंटर के बाद से वो गाड़ी आज तक मिली नहीं। ओ ये दो कंट्रोवर्सी उसके एनकाउंटर से जुड़ी हुई थी सर। सो दोस्तों सुना आपने कैसे 144 टेनेमेंट चाल जो थी उसको 144 टेनेमेंट इसलिए कहते थे कि उसमें 144 घर थे, 144 फैमिलीज वहाँ पे रहती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी तरह गढ़ बन गया, किला बन गया अमर नायक और उसके साथियों का, और रहने वाले सब भी उनके अपने साथी थे। बाकी लोग एक एक करके छोड़ के चले गए। जहाँ जो रहे उन्होंने कभी इनके काम में दखल नहीं दिया बल्कि इनको प्रोटेक्ट करने का काम दिया। सो ये दगड़ी चाल जो है वो अरुण गवली का किला था, 144 टेनेमेंट अमर नायक का किला था, और इसी तरह जो पाक मोडिया स्ट्रीट थी वो दाऊद इब्राहिम का किला था। इसी तरह जो तिलक नगर था वो छोटा राजन का किला था। तो इस तरह से हर डॉन का अपना एक स्ट्रांग होल्ड होता है जहाँ के लोगों के ऊपर डॉन्स का भरोसा होता है, वो उनकी रक्षा करते हैं, उनको संभालते हैं, उनकी गैर हाजिरी में उनके परिवार को देखभाल करते हैं। ये अंडरवर्ल्ड के दस्तूर हैं जो आम लोग बातें नहीं करते क्योंकि उन्होंने कभी ये सब कुछ देखा नहीं होता। सो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी तरह के अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।